हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्री रेडिकल्स बेसिकली कार्बन के फ्री रेडिकल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कार्बन के फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं, उनकी स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और नॉट द लीस्ट उनकी ऑर्बिटल डायग्राम कैसी होती है। ठीक है, तो lot to know and lot to discuss in today's lecture. Let us start our discussion. तो सबसे पहले हम जिस फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे वो फ्री रेडिकल्स कार्बन के फ्री रेडिकल्स होंगे। कार्बन फ्री रेडिकल्स, इसको हम लोग ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। एक मीथेन का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ओके। अब किसी सर्कमस्टांस में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब किसी सर्कमस्टांस में ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कार्बन और हाइड्रोजन में। दैट मीन्स कार्बन एक इलेक्ट्रॉन पा जाए और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पा जाए। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण कार्बन एक इलेक्ट्रॉन पा रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पा रहा है, दैट मीन इक्वल शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग को हम लोग बोलेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक। ओके, ड्यू टू होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक यहां पर ये कार्बन रेडिकल प्लस हाइड्रोजन डॉट ये। अब आप देखो कार्बन के सराउंडिंग में यहां पर तो 2 2 4 2 6 1 7 7 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के सराउंडिंग में। ठीक है, कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इन दैट वे ये जो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन फ्री रेडिकल बना, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू octet rule. This carbon radical is electron deficient center. ओके, तो यहां पर आप देखो हिसाब करके कितने सिग्मा बॉन्ड बचे हुए हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड बचे हुए हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बचे हुए हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, चूंकि कार्बन सेंटर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखें तो कुछ इस हिसाब से देखने में होगा। ये H है, ये H है और ये H है। H का ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल है, ये sp2 ऑर्बिटल है, ये sp2 ऑर्बिटल है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन डॉट, वो यहाँ पर इस हिसाब से रहेगा। ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ से ये एक प्लानर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री ऐसे करके है जिसमें प्लेन के ऊपर पीजेड ऑर्बिटल, प्लेन के नीचे पीजेड ऑर्बिटल और सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे फ्लिप कर रहा है। ठीक है, आप इसको देख लो। और ये कार्बन सेंटर जो हो गया ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर हो गया। दैट मीन्स टोटल ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट इज वाई ट्राइगोनल प्लानर है। ओके,
और चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी है। आप इसको देख लो। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन के सराउंडिंग में 3 क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो भी होमोलाइटिकली ब्रेक होगा। ओके, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक। एज ए रिजल्ट क्या मिला यहाँ पे? क्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल और ये कार्बन रेडिकल, कार्बन रेडिकल मिला और ये हाइड्रोजन रेडिकल मिला। ओके, अब ये जो कार्बन रेडिकल मिला है इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अगेन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बट इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। कार्बन रेडिकल की ज्योमेट्री जो होगी वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे करके विजुअलाइज कर सकते हैं। पहले मैं आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्री बना के दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोब हैं कार्बन के, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, बाकी यहाँ पर 3 पेयर ऑफ लोन पेयर, यहाँ पर शेयरिंग हुआ। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, बाकी 3 लोन पेयर। और जो डॉट इलेक्ट्रॉन है वो पीजेड ऑर्बिटल में इस हिसाब से रहा। अब आप देखो ये क्या है, डॉट इलेक्ट्रॉन है, डॉट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर लोन पेयर और डॉट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, यहां पर भी लोन पेयर और डॉट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो जो ज्योमेट्री पहले ऐसे था, ठीक है, वो ज्योमेट्री टिल्ट हो गया। जो ज्योमेट्री पहले ऐसे था वो ज्योमेट्री टिल्ट हो गया ऐसे करके। ओके, टिल्ट होने से क्या हो गया, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द डॉट इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रिपल्सन, बिकॉज ऑफ डॉट इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है द डॉट इलेक्ट्रॉन एंड lone pair repulsion, the geometry changes from sp2 to sp3 hybridization। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री इस हिसाब से फिलहाल नहीं रहेगा। एक्चुअली तब कैसा हो जाएगा देखने में, आप ध्यान से देखो। क्लोरीन 3 लोन पेयर, क्लोरीन शेयर्ड पेयर 3 लोन पेयर, क्लोरीन, ओके, और यहां पर ये। तो अब देखो ज्योमेट्री कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। और बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ज्योमेट्री जो है, लोन पेयर रिपल्सन ज्योमेट्री प्लानर था पहले, ये ज्योमेट्री प्लानर था, प्लानर से वो कैसा हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। ये पहले प्लानर था, ठीक है, ऐसे करके था, लोन पेयर रिपल्सन यहां टिल्ट हो गया। ठीक है, तो टिल्ट होने से ज्योमेट्री चेंज हो गई, क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल माने पिरामिडल हो गया ज्योमेट्री।
एज लाइक ऑफ द अमोनिया, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये पी ये भी एक तरह से जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही चला गया, ये सभी sp3 हो गए, सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए बिकॉज ऑफ द रिपल्सन। ओके, डॉट इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर रिपल्सन के कारण ऐसा हो गया ज्योमेट्री, जहां पर each orbital is sp3 hybridized। now this free electron, the dot electron is in sp3 hybridized orbital। तो ये वाला जो है ये किस में आ गया, sp3 hybridized orbital में ये इलेक्ट्रॉन रह रहा है। अब देख लो, तो नाउ अभी फ्री रेडिकल जो है, कार्बन फ्री रेडिकल बनता कैसे है, बाई हीट, लार्ज हीट लगेगा बनने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग से बन सकता है, परोक्साइड कंपाउंड रहा तभी भी बन सकता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, दैट मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शन में बन सकता है। दिस इज द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे बनता है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग करेंगे तभी भी बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, पेरोक्साइड वाला कंपाउंड होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो खुद ही बॉन्ड होमोलाइटिकली क्लीवेज करेगा। यानी ये तीनों, ये जितने भी कंडीशन है इसमें सभी में बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, इन सभी केसों में एज ए रिजल्ट हमको फ्री रेडिकल मिलेगा, और वो कौन सा, कार्बन फ्री रेडिकल। बात समझ में आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल किन किन कंडीशन में स्टेबिलिटी गेन करता है। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल कैन बी explained or seen by resonance, ठीक है, by hyper conjugation और lastly by inductive effect। ओके, हम लोग पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। जैसे देखो आप, यहां पर ये एक फ्री रेडिकल है, ये एक फ्री रेडिकल बना, इतने सारे फ्री रेडिकल्स हैं। ओके, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का लॉजिक वही हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पकड़ेंगे। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, टर्शियरी कार्बन रेडिकल हो गया, कार्बन रेडिकल, ये सेकेंडरी कार्बन रेडिकल हो गया, प्राइमरी कार्बन रेडिकल हो गया,
ये भी प्राइमरी कार्बन रेडिकल हो गया। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि फ्री रेडिकल चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज लाइक ऑफ कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट, दैट में 3 प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, प्लस आई, यहाँ पर प्लस आई, प्लस आई, और यहाँ पर प्लस आई। ओके, यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर 1 प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से सोचा जाए तो सबसे लेस स्टेबल कौन होगा? ये लेस स्टेबल देन ये मोर स्टेबल होगा। ओके, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये वाला लेस स्टेबल देन दिस, ये वाला लेस स्टेबल देन दिस, और ये वाला लेस स्टेबल देन दिस। ओके, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल या अनस्टेबल। तो इंडक्टिव इफेक्ट के आप के रिस्पॉन्स में आप समझ पा रहे हो, इंडक्टिव इफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ये। ओके, और इन टर्म्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन अगर समझे तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे करके आपको बताऊं, हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से समझाऊं तो आप देखो यहाँ पर कि अगर यहाँ का 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे ही करके होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन विथ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल, कार्बन रेडिकल, 2 मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर आप देखो एक बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, जिसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन ही बोलते हैं। तो यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। CH3 मल्टीपल बॉन्ड बना जहां पर हाइड्रोजन डॉट, तो यहाँ पर बाकी हाइड्रोजन से भी बनेगा। फिलहाल ये एक हाइड्रोजन से बना तो ये हाइड्रोजन से भी बनेगा, इन हाइड्रोजन से भी बनेगा, इन हाइड्रोजन से भी बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर दिखा, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर दिखेगा। तो अगर हाइपर कंजुगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो यहाँ पर 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है कार्बन रेडिकल के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो रेडिकल के रेस्पेक्ट में जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, और जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 3 जो है अल्फा कार्बन है, और 3 का अल्फा कार्बन पर हर एक पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दैट मीन्स 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने से 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, आप देखो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिला। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर और इंडक्टिव इफेक्ट आप देख पा रहे हो कि जो टर्शियरी कार्बन रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबिलिटी पा रहा है। ठीक है, ओके, देख लो आप इसको इन टर्म्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ carbon radical is as follow, that is this one is more stable than
this one is more stable than this one is more stable than this one. टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड प्राइमरी, ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर है. लेकिन वही इन टर्म्स ऑफ माइनस आई इफेक्ट अगर हम देखें, minus I effect, the stability of carbon radical will be reverse of above. एक माइनस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप ले लेते हैं. सेकेंडरी रेडिकल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बन रेडिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. तो अगर उन पर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगकर उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है तो उस सेंस में जो टर्शियरी कार्बन रेडिकल होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. ठीक है. और जो प्राइमरी होते हैं, जो मिथाइल कार्बन रेडिकल हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम हो गई है. ठीक है. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने हाइपर कंजुगेशन का भी लॉजिक लगाया, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिल रहे हैं. ठीक है. इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट और विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, यहां पर 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, जिनके कारण इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है. ओके. लेकिन अगर कार्बन रेडिकल पर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप रहे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाए, क्योंकि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है कार्बन रेडिकल, तो अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगता है तो वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को और बढ़ा देगा. ठीक है. और एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी घट जाएगी. यानी जो टर्शियरी कार्बन रेडिकल होगा इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी. दैट मीन्स वो मोर रिएक्टिव होगा, लेस स्टेबल होगा. यहां पर ये माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, 3 माइनस आई इफेक्ट, इसके ऊपर स्टेबिलिटी को घटा रहा है. 2 माइनस आई इफेक्ट, 1 माइनस आई इफेक्ट, यहां पर नो माइनस आई इफेक्ट. ओके. तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखें तो ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, मोर स्टेबल ये होगा. इसको क्या बोला? मोस्ट स्टेबल. और ये क्या होगा? लीस्ट स्टेबल. ओके. देख लो आप इसको. दैट मीन्स यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ minus I effect groups, the stability of carbon radical decreases, और in presence of plus I effect, the stability of
कार्बन रेडिकल इंक्रीजेज। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो इसको बढ़िया से। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन जो रेडिकल है उनकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट मीन्स रेजोनेंस के लिए कार्बन रेडिकल को मल्टीपल बॉन्डेड या मल्टीपल बॉन्ड वाले सिस्टम में रहना होगा, या तो मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रेट लाइन होगा या मल्टीपल बॉन्ड रिंग सिस्टम में होगा। ठीक है, उस समय कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे और क्या कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है वो देखते हैं हम लोग। यहां पर एक रेडिकल है। अब ये रेडिकल जो है फिलहाल के लिए ये एक स्ट्रक्चर अगर हम बोलें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे के और यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खुल जा रहा है। दैट मीन्स ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रखे हुए है और ये इलेक्ट्रॉन उधर मूव हो गया। दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स ये वाली स्थिति हो रही है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये हो कैसे रहा है, ये हो इसलिए ऐसे रहा है कि यहां पर जो दो बॉन्ड हैं, ठीक है, उसमें से एक सिग्मा एक पाई है। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयरिंग हो रहा है, होमोलाइटिकली क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण यहां पर कार्बन डॉट, यहां पर डॉट और यहां पर डॉट, यहां पर एक बॉन्ड बन जा रहा है, देख पा रहे हो आप, बॉन्ड बना है। ओके, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इन कार्बन इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना और ये वाला हो गया। तो यहां पर दो स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। दैट इज वाई दिस कंपाउंड इज लिटिल बिट गेटिंग स्टेबिलिटी। और ये कैसे स्टेबिलिटी गेन कर रहा है आप देख पा रहे हो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बना और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया, टूटने के बाद वो एक बॉन्ड बना रहा है। ओके, नाउ सिमिलरली अगर हम इस केस में ले लेते हैं, बेंजीन रिंग सिस्टम में, तो इसको भी वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये रेडिकल आके यहां डबल बॉन्ड बना रहा है, तो यहां का दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे खुल रहा है। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहां पर ये कार्बन जो है रेडिकल पाया, कार्बन डॉट पाया। कुछ इसी तरह से यहां बॉन्ड और यहां डॉट। अब ये डॉट फिर यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला आया। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया। अब यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। फिर ये यहां डबल बॉन्ड बनाया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला आया, तो इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में डबल बॉन्ड बना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएगा, ये खुल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ का और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बना और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया। ये और ये स्थिति आ गई। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, जिसके कारण ये करेस्पॉन्डिंग जो रेडिकल है वो स्टेबलाइज पाया। रेडिकल का क्या नाम है, बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल।
इस रेडिकल को क्या बोलेंगे, इस रेडिकल को बोलेंगे एलाइल रेडिकल। अब इस एलाइल रेडिकल और बेंजाइल रेडिकल में मोर स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा, ये वाला आप देख पा रहे हो। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिटवीन एलाइल रेडिकल वर्सेस बेंजाइल रेडिकल विच वन इज स्टेबल। तो आप देख पा रहे हो द मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ये मोर स्टेबल हो गया, ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस। बात समझ में आई, देख लो आप इसको। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस देख लेते हैं। लेट अस सी। ये बेंजाइल रेडिकल है, ओके। एक बेंजाइल रेडिकल ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आर इफेक्ट ग्रुप के प्रेजेंस में NO2, और दूसरा बेंजाइल रेडिकल ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आर इफेक्ट ग्रुप के प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहां पर तो जो रिंग का रेजोनेंस हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है रिंग को उकसाने वाला या रिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला या रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई स्पीसीज नहीं है, तो इसमें एक नॉर्मल केस हो रहा है, नॉर्मल स्टेबिलिटी। इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपने तरफ खींच रहा है, दैट मीन्स पूरा इलेक्ट्रॉन किधर नाइट्रोजन साइड में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस आर इफेक्ट हो रहा है, चूंकि जो कार्बन रेडिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और नाइट्रो ग्रुप और उसके इलेक्ट्रॉन को टान रहा है, तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये प्लस आर इफेक्ट दे रहा है, मिथाइल ग्रुप प्लस आर इफेक्ट दे रहा है, तो प्लस आर इफेक्ट देने के कारण यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, जिस एज ए रिजल्ट जो कार्बन रेडिकल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो मिथाइल ग्रुप उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये स्टेबल है, मोर स्टेबल है, इसको बोलेंगे मोर स्टेबल। और द केस यहां पर देखिए, यहां पर हाइपर कंजुगेशन की भी सिचुएशन हो रही है। डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो उस सेंस में देखा जाए तो यहां पर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी है, तो दैट मीन्स यहां पर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, ओके। तो डबल इफेक्ट हो रहा है, यहां पे एक रेजोनेंस हो रहा है और एक हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये मोर स्टेबल होगा, ये सबसे कम स्टेबल होगा, ये लिटिल बिट न्यूट्रल रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर लिखते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, A is more stable than C and C is more stable than B, ओके, ठीक है। देख लो आप इसको। नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने कार्बन रेडिकल कैसे बनता है, कार्बन रेडिकल की ज्योमेट्री क्या होती है और किन परिस्थितियों में वो उसकी ज्योमेट्री sp2 से sp3 हो जाती है, ये सारी हमने डिटेल्स देखी। और कार्बन रेडिकल की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के द्वारा इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, ये भी हमने देखा। हाइपर कंजुगेशन कैसे कार्बन रेडिकल के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, प्लस आर इफेक्ट कैसे कार्बन रेडिकल के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कार्बन रेडिकल के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कार्बन रेडिकल के स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, ये सारी चीज़ें आज हमने देखा, ओके। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।